देश आजाद हुआ था तो हमारा देश उम्मीद कर रहा है कि कुछ नई नीतियां खासकर फॉरेस्ट को लेकर बनेगी। अनफॉर्चुनेटली जो हमारी 1927 की जो फॉरेस्ट पॉलिसी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसे ही कंटिन्यू कर दिया और उसी थॉट प्रोसेस के साथ किया कि जो प्राकृतिक स्रोत है, प्राकृतिक संपदा है, वो राष्ट्रीय निर्माण के लिए पहले इस्तेमाल होनी चाहिए। और इस वजह से हमारा उत्तराखंड का बड़ा हिस्सा फॉरेस्ट का वो राष्ट्रीय हित के लिए तो लागू होने लगा और हमारे लोकल हित के लिए, स्थानीय हितों के लिए उसका कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ। आज जब जलवायु परिवर्तन की बात आती है, अभी चमोली के अंदर एक घर के ऊपर पत्थर गिर गए, 4 लोग मर गए। अगर उस घर के कार्बन फुटप्रिंट की हम बात करें, उसके टोटल कार्बन फुटप्रिंट कितना है, या उस आपदा जिसमें वो 4 लोग मर गए, उस आपदा को लाने में इस दुनिया के अंदर उनका रोल कितना है, तो नगण्य रोल उनका होगा। जिनका रोल है वो तो सुरक्षित बैठे हुए, चाहे वो बड़े टाउन तक नहीं आते हैं। एक बात के साथ और मैं करना चाहूंगा कि जब जलवायु परिवर्तन की आप बात करें, मैंने फॉरेस्ट की बात करी है, NDBRI राष्ट्रीय जो डेयरी विकास बोर्ड है, उसके आंकड़ों के हिसाब से, उसकी जो एवरेज के हिसाब से उत्तराखंड का प्रतिदिन जो प्रति व्यक्ति दूध की खपत है वो 452 मिलीलीटर है, लगभग आधा लीटर एक व्यक्ति। और पिछले साल की जो हमारी आबादी थी वो लगभग 1 करोड़ 20 लाख के लगभग है उत्तराखंड की। इससे जाहिर होता है कि प्रतिदिन हमारी जो दूध की खपत है वो लगभग 52 से 54 लाख लीटर दूध की है। हमारे पास जो आंचल डेयरी है, जो हमने कहा कि उत्तर प्रदेश का ही रेप्लिकेट कर दिया था मॉडर्न उत्तराखंड में, उसकी जो टोटल क्षमता है दूध को प्रसंस्करण करने की वो 2.5 लाख लीटर की है। इसका मतलब है कि सीधे सीधे 50 लाख लीटर वो दूध का आ तो रहा है, कहीं ना कहीं से किसी ने गाय पाल रखी है या बाहर से आ रहा है, कुछ से आ रहा है। पर दिक्कत क्या है कि हम पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर डेयरी भी नहीं लगा पाते। पर्वतीय क्षेत्र के अंदर हम क्लाइमेट चेंज की वजह से पीने का पानी नहीं है, घास नहीं है हमारे पास हम डेयरी जैसी चीजें बहुत ही मौलिक है, जिसके लिए हम पहले से ही हम जानते थे उस काम को, कोई हमको नया सिखाने की जरूरत नहीं है। लोग आज नई नई चीजें बोल रहे हैं कि यहाँ सॉफ्टवेयर सिखा दो, घड़ी बनाना सिखा दो, लेकिन जो हमारा मौलिक कार्य था, खेती था, पशु पालन था, उस पर हम नहीं कर रहे। और अगर कोई वैज्ञानिक इस पर काम करता हो तो सिर्फ कामली रोड में जो दूध है उसकी क्वालिटी और मोरी का जो दूध है उसकी क्वालिटी को अगर आप दोनों का एनालिसिस कर देंगे तो मुझे लग रहा है कि मोरी का दूध अगर अमृत होगा तो ये जहर होगा। तो मैं इस बात को ज्यादा न खींचते हुए प्रोफेसर एसपी सती से निवेदन करूंगा कि आप आए और आज का मुख्य विषय के लिए आप। धन्यवाद गौखंडी साहब। और मैं तो सबसे पहले धन्यवाद ज्ञापित करूंगा लोकेश नवानी जी का। यह व्यक्ति बड़ा दुर्धर योद्धा है और ये इतने बड़े प्रोग्राम्स ऐसे ही कर देते हैं, पता नहीं कहां से ये ऊर्जा आती है। इनके नाभि में भी कहीं कोई स्रोत है ऊर्जा का जो औरों से भिन्न है और औरों से मतलब कुछ अनोखा है। अभी बहुत सारे बातें हो गई हैं और मुझे तो ये लगता है कि काफी कुछ तो रावत साहब ने बात कर दी है और मेरा काम कठिन भी हो गया, कुछ सरल भी हो गया है। कठिन इस मामले में कि बहुत सारे विद्वान यहाँ पे हैं, कईयों से मैं सीखता रहा हूँ और बहुत सीनियर लोग यहाँ पे हैं, वाइस चांसलर साहब जुआल साहब यहाँ पे हैं, बहुत सारे प्रोफेसर यहाँ पे हैं और बड़े क्षेत्रों के बड़े विद्वान लोग यहाँ, मूर्धन्य पत्रकार यहाँ पे हैं। तो मैं थोड़ा संकुचित भी महसूस कर रहा हूँ कि मैं अपनी बात कैसे रखूंगा, लेकिन जो भी होगा वो मेरी बातचीत जो होगी वो केवल उत्तराखंड के संदर्भ में नहीं होगी, हिमालय के संदर्भ में होगी, कुछ वैश्विक परिदृश्य के साथ होगी और आधुनिक शोधों के साथ होगी। जो रिसेंट पब्लिकेशन आए हैं, जो अभी जो पब्लिकेशंस आए हैं, वो क्या कहानी कहते हैं, इस पर मैं अपनी बातचीत रखना चाहूंगा। मैं उम्मीद करूंगा 1-8 घंटा आपने सुन लिया है और आप की सुनने की कैपेसिटी मैं जानता हूं कि एकदम सतत बहुत ज्यादा नहीं सुन पाता। मैं कोशिश ये करूंगा कि आपको हल्का फुल्का महसूस कराऊं, बहुत भारी भरकम न कराऊं। हिमालय की जहां तक हम बात करते हैं तो एक बात तो है कि मैं बहुत ज्यादा वैसा स्पिरिचुअल टाइप का आदमी भी नहीं हूं मैं, लेकिन एक बात तो है कि जब आप सनातन संस्कृति की बात करते हैं, भारतीय विशिष्ट संस्कृति के विकास की बात करते हैं, सभ्यता के विकास की बात करते हैं, तो आप हमेशा कहते हैं कि अष्टादश पुराण हो या ब्राह्मण हो या वेद हो या
उपनिषद हो, सब करके हिमालय में इनकी रचना की गई है, ज्यादातर ये कहा जाता है। अब हिमालय का भाई जो आदमी की क्रिएटिविटी है, जो आदमी की वर्किंग एफिशिएंसी है, जो आदमी की कैपेसिटी है, वो तो कंड्यूसिव इन्वायरमेंट में ज्यादा होनी चाहिए। एडवर्स कंडीशंस में आदमी जद्दोजहद तो जीने के लिए करता है। तो ऐसे क्या रहा होगा कि पुणे में न बैठकर या बेंगलुरु में न बैठकर, जहां की क्लाइमेट बहुत कंड्यूसिव है और वहां पर बैठ के निठल्ला चिंतन हो सकता है। डॉक्टर भट्ट और हमारा एक प्रिय विषय है निठल्ला चिंतन, जिसपे उन्होंने कविता संग्रह भी प्रकाशित किया है। वहां पर इस तरह के स्वांत और सुखाय वाला ज्ञान, जो किसी आवश्यकता की उपज नहीं है बल्कि स्वांत और सुखाय बौद्धिक उर्वरता का जो प्रतीक है, इस तरह का ज्ञान वहां न होकर हिमालय जैसे उच्च और एडवर्स कंडीशंस में वहां उसका सृजन हुआ, इसका कारण क्या रहा होगा? मेरी दृष्टि में केवल एक ही चीज आती है कि क्योंकि जैसे जैसे आप उच्चता की ओर जाते हैं, धरातलीय उच्चता की ओर जाते हैं, आपकी दृष्टि पैनोरमिक होती जाती है, वैश्विक होती जाती है, बृहद होती जाती है और ब्रह्मांड के उस संदर्भ में होती जाती है। शायद सोचने का दायरा भी इतना बढ़ता जाता होगा, तब शायद ऐसा होता होगा। तो हिमालय आपके लिए, हमारे लिए केवल एक विश्व पर 2500 किलोमीटर का अर्धचंद्राकार एक धरातल उभरा हुआ क्षेत्र नहीं है, जिसको कि हम थर्ड पोल कहते हैं। जो नहीं होता तो हमारे यहाँ मानसून नहीं होता और हमारे यहाँ डेजर्ट होता। जो नहीं होता तो साउथ एशिया का क्लाइमेट पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट होता है। यहाँ इतनी ठंड होती कि जितनी हिमालय के उत्तर में है। हिमालय कई दृष्टियों से बहुत 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 विशिष्टताओं के संयोग है। हिमालय की स्थिति ऐसी है कि जाड़ों में जो यूरोप से आने वाली पश्चिमी विक्षोभ की हवाएं हैं बहुत अत्यंत ठंडी होती हैं। उसका ज्यादातर भाग हिमालय के कारण डिफ्लेक्ट होके, उसके कारण परावर्तित होके वो सब उत्तर की ओर चले जाता है। एक छोटा सा भाग आता है हिमालय में जो यहाँ की बर्फबारी करता है। हिमालय में वैश्विक स्तर पर कुछ को कहता है बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट्स। तो हिमालय का एक पार्ट उत्तर पूर्व जो है वो बायोलॉजिकल हॉट स्पॉट, बायोडायवर्सिटी का हॉट स्पॉट है, जैव विविधता का एक केंद्र है। हिमालय बहुत विशिष्टताओं का एक संयोग है। सभी लोग जानते हैं कि हिमालय पर, ये तो अब तो आज तो सारे टेक्स्ट बुक्स में कि हिमालय कैसे पैदा हुआ। मैं संक्षेप में ये बात बताऊंगा कि हिमालय भारतीय उपमहाद्वीप की प्लेट थी जो कि यूरेशियन प्लेट से टकराई और आज से करीब 65-70 मिलियन साल पहले ये घटना शुरू हुई और आज भी ये प्रक्रिया जारी है और हिमालयों का उत्थान आज भी जारी है। इसीलिए यहाँ जब तक भूकंप आते रहते हैं, ये सब लोग जानते हैं, इस पर मैं बहुत ज्यादा बातचीत नहीं करूंगा। और ये एक जो डायग्राम ये बता रहा है कि कब कब भारतीय उपमहाद्वीप कब से कहां पहुंचा, ये इसकी जर्नी का है। और ये जो दरारें हैं, इन दरारों पे हलचल आज भी जारी है। इसलिए हिमालय की सारी चट्टानें भंगुर हैं, हिमालय के ढाल भंगुर हैं, हिमालय बहुत ही ज्यादा फ्रेजाइल इकोलॉजी वाला टेरेन है। इसलिए हिमालय की सोच, एक तो ये बात है कि ये साउथ एशिया का क्लाइमेट रेगुलेट करता है। तो ये केवल एक लोकलाइज फिनोमिना नहीं है कि हिमालय वासियों पर चिंता का विषय नहीं है, ये भारत के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना अन्य भारतीय उपमहाद्वीप के देश है, साउथ एशिया के देश है। और इस दृष्टि से देखा जाए तो करीब करीब आधी जनसंख्या इसके इर्द गिर्द है विश्व की। तो ये एक वैश्विक, इसका हर मुद्दा वैश्विक होना चाहिए, जो कि नहीं होता है। अमेरिका का राष्ट्रपति तो छोड़िए, भारत का राष्ट्रपति साहब में एक बार हिमालय की बात नहीं करते हैं, जबकि ये इतना बड़ा मुद्दा है हिमालय की बात कि इसको अमेरिका के राष्ट्रपति को कह दें, यूएन को बार बार कहना चाहिए। ये सारी चीजें हैं, लेकिन कई फ्लॉज हैं जिसकी वजह से ये नहीं हो पाता। सबसे पहले काम इसमें जागृति का है और हिमालय के बारे में या अपनी समझ हम दुरुस्त तभी कर सकते हैं जब इसके बारे में जानकारी हो। ये हिमालय में उत्थान की प्रक्रिया अभी भी जारी है, इसीलिए ये दबाव जब दोनों तरफ से पड़ता है तो चट्टानें ऐसी मुड़ जाती हैं। ये मुड़ी हुई चट्टानें, बहुत ज्यादा इसमें नहीं करूंगा। अगर मैं हिमालय को ऋषिकेश से और बद्रीनाथ तक काटूं, अलकनंदा या गंगा के एलोंग काटूं,
तो ऐसा आपको ऐसा प्रोफाइल मिलेगा। जो ये पीली प्रोफाइल है, ये उत्थान, लगातार उत्थान का के ऊपर तक इस तरह से हिमालय चढ़ता जाता है। बाद में मनाली के बाद फिर इसका प्रोफाइल कम हो जाता है। और इसी से 1 to 1 मैच, 2 दरारें मैंने इसमें दिखाई। एक कहते हैं एलबीटी, जो कि चंद्रभागा रिवर, अगर हम ऋषिकेश में करो, चंद्रभागा उस दरार पर रहती है। और दूसरा एमसीटी, जो कि हेलंग में ये दरार है। हेलंग के ऊपर को हम उच्च हिमालय क्षेत्र कहते हैं, और इन दोनों दरारों के बीच के क्षेत्र को हम मध्य हिमालय, लेसर हिमालय कहते हैं। ये ऊर्ध्वाधर की बात कर रहा हूं मैं, जब यहां से ऊपर को जाते हैं। और आप जो नीली रेखा है, जो नीला ग्राफ है, वो ये बता रहा है कि ये 2 बारिश के पीक आती है। एक सबसे ज्यादा जब एमबीटी क्रॉस करता है, तो उसके रीजन्स में, जैसे ऋषिकेश हो गया, देहरादून हो गया, नैनीताल हो गया, इन रीजन्स में, लैंसडाउन के साउथ में होगा, इन रीजन्स में एक बहुत ज्यादा बारिश का, फोकस्ड रेन का एक पीक आता है। और दूसरा हेलंग, भटवाड़ी इस रीजन में आता है, बीच में फिर कम रहता है। ये हिमालय के बेसिक फीचर्स में बता रहा हूं। हम सभी जानते हैं कि मल्टी डिजास्टर कौन है, इस पे बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा, रावत साहब ने विस्तार से बात रखी है। लेकिन कुछ चीजें उत्तराखंड को अतिरिक्त सोचने के लिए, अतिरिक्त चिंता की बात करते हैं। 2001 में एक पेपर आया, साइंस, एक विश्व की सबसे प्रतिष्ठित शोध पत्रिकाओं में से एक में, उसमें एक विश्व के प्रसिद्ध भूकंप विज्ञानी हुए, उनका नाम है रॉजर विल्हाम। प्रोफेसर रॉजर विल्हाम और हमारे देश के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए प्रोफेसर वीकेएस गौड़। इनका एक मॉडल बेस्ड पेपर प्रकाशित हुआ। उन्होंने अपने साक्ष्यों के आधार पर यह बताया कि पूरे हिमालय में हालांकि भूकंपों की प्रचुरता है, लगातार भूकंप आते रहते हैं, लेकिन भूकंपों की, बड़े भूकंपों की संभावना हर जगह एक जैसी नहीं है। उन्होंने पाया कि 1905 में जो भूकंप कांगड़ा में आया, वो 8 से प्लस का था, 8 प्लस का था। इसलिए उस क्षेत्र के नीचे जो दबी हुई संचयित ऊर्जा थी, वो मैक्सिमम उत्सर्जित हो चुकी है। वहां का भूकंप की ऊर्जा निकल चुकी है, बड़े भूकंप। इसी तरह से 1934 का जो भूकंप, नेपाल और बिहार बॉर्डर का जो भूकंप आया, उस भूकंप, वो भी 8 प्लस का भूकंप था 1934 का, उससे भी ऊर्जा उत्सर्जित हो चुकी है। 1950 का जो भूकंप आया असम में, वो भूकंप भी इतना बड़ा भूकंप था कि 8 प्लस का भूकंप था, उससे भी मैक्सिमम ऊर्जा उत्सर्जित हो चुकी है। उत्तराखंड में 1803 का उल्लेख मिलता है कि बहुत बड़ा भूकंप आया, जिसने कि उत्तराखंड के इतिहास को बदल दिया, राजनीतिक इतिहास को बदल दिया। 1803 में एक इतना बड़ा भूकंप आया, जिसकी वजह से पूरा उत्तराखंड लहूलुहान पड़ गया था। और 1804 में गोरखाओं ने आक्रमण कर दिया, 1807 तक पूरे उत्तराखंड को अपने अधीन ले लिया, और 1813 में फिर अंग्रेजों ने उनको भगाया, फिर गढ़वाल के 2 टुकड़े हुए। ये सारी चीजें ये इतिहास में वर्णित है। लेकिन आपदाएं मानव इतिहास को किस तरह से प्रभावित करते हैं, राजनीतिक इतिहास को किस तरह से प्रभावित करते हैं, एक एग्जांपल 1803 का भूकंप है। लेकिन वैज्ञानिक इसको मानते हैं कि ये आज जो हम 1800 जो इसके बारे में रैपर ने लिखा है, हार्डविक ने लिखा है, 1808 में उन्होंने लिखा है कि 1803 में जो भूकंप आया, उससे उत्तराखंड की जनसंख्या 80% तक जनसंख्या कई जगह खत्म हो गई थी। 1/20 रह गई थी, 1/5 रह गई थी, मतलब 80% जनसंख्या खत्म हो गई थी। ये लिखता है। लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं कि ये 8 प्लस का भूकंप नहीं था, ये 8 से कम का भूकंप था। तो लिटरेचर और ज्ञात इतिहास में और एविडेंस, जियोलॉजिकल एविडेंसेस इस बात के बराबर इस बात को कहते हैं कि 8 प्लस का भूकंप उत्तराखंड में ज्ञात इतिहास में अभी तक नहीं आया। 1500 समथिंग का एक भूकंप लोग कहते हैं, लेकिन उसके मतलब वैसी वाली है बात, कोई साइंटिफिक बात नहीं। तो अब वैज्ञानिकों ने ये पाया, रॉजर विल्हाम और इन्होंने पाया इसको कि अगर कहीं 8 प्लस का भूकंप कहीं ओवरड्यू है तो उत्तराखंड। और इसी के से जुड़ी हुई हमने भी एक स्टडी करी। हमने एक बड़ी टीम के साथ हम लोगों ने स्टडी, हमने बहुत हाई सोफिस्टिकेटेड जीपीएस पूरे हिमालय पे लगाए, और हमने ये पाया कि उत्तराखंड हिमालय में भूकंपीय दृष्टि से जीपीएस क्लस्टर डिफॉर्मेशन किस तरह से ये प्लेट ऊपर को जा रही, क्या स्पीड है,
इस तरह से हमने पाया कि यहां अभी सबसे ज्यादा ऊर्जा संचयित इसी क्षेत्र में हो रही है। तो यहां मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं वैज्ञानिक फैक्ट, मैं यहां धमकाने के लिए नहीं आया। और यहां मैं देयर इज डिफरेंस बिटवीन साइंटिफिक फैक्ट एंड साइंटिफिक स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ ए साइंटिफिक। वैज्ञानिक का स्टेटमेंट और वैज्ञानिक तथ्य दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये वैज्ञानिक तथ्य, ये वैज्ञानिक का स्टेटमेंट है। तो ये इसमें गुंजाइश इधर उधर की मैनिपुलेशन की गुंजाइश नहीं। अब दूसरी बात करते हैं कि हिमालय क्यों महत्वपूर्ण है। हिमालय करीब करीब 10,000 प्लांट स्पीसीज हैं, जिनमें 3,160 केवल हिमालय में पाई जाती है। एंडेमिक केवल यही पाई जाती। आउट ऑफ 980 बर्ड्स 15 एंडेमिक है। इसी तरह ये सारी चीजें, ये फिगर्स आप पढ़ लीजिए, इसमें बहुत ज्यादा हम टाइम नहीं वो करेंगे। लेकिन कहने का मतलब ये है कि हिमालय में जैविक दृष्टि से भी बहुत विशिष्टता है। अब कुछ चीजें अभी साइंस में कुछ चीजें जो शोध आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि विश्व का जो तापमान बढ़ने का जो एवरेज है वो करीब है 0.16 डिग्री पर डे। एक दशक में 0.16 डिग्री टेम्परेचर बढ़ रहा है और हिमालय में इसकी गति है 0.3 डिग्री पर डेकेड, दुगुना। 16 दूनी 32, 0.32 डिग्री सेंटीग्रेड की गति से हिमालय में टेम्परेचर बढ़ रहा है, एवरेज टेम्परेचर। और जैसे जैसे हम हायर हिमालय की तरफ जाते हैं, उच्च की तरफ जाते हैं, हम 4000 मीटर की तरफ जाएंगे, 4000 से ऊपर जाएंगे तो वहां और तेजी से बढ़ते। ये कंसर्न का, और इसलिए हिमालय अतिरिक्त चिंता का विषय होना चाहिए कि हिमालय का टेम्परेचर बढ़ने की गति बहुत डिजास्ट्रस है, वैश्विक से दुगुनी है। दूसरा है द इवोल्यूशन ऑफ द प्रेसिपिटेशन रिवील्स एन इंक्रीजिंग ट्रेंड। अच्छा, ऐसा भी हो रहा है कि हायर हिमालय की हायर रीचेज में लैटिट्यूड जैसे जैसे ऊपर पहुंच जाते हैं, नॉर्थ की तरफ पहुंच जाते हैं, वहां बारिशों की प्रवृत्ति बढ़ रही है। एक दूसरी, अतिवृष्टि की घटनाएं बढ़ रही। अतिवृष्टि, आज अतिवृष्टि होगी, अब 10 दिन बाद होनी थी। जो एवरेज था कि एक बरसात में 5 या 20 अतिवृष्टि होनी, अब वो 30 होने लगी। लेकिन नंबर ऑफ बारिशों के दिन पूरे साल कम हो गए। अब एवरेज तो जो साल भर का एवरेज तो एक ही आएगा। सपोज 150 सेंटीमीटर प्रति वर्ष बारिश का एवरेज है देहरादून। लेकिन पहले देहरादून ये 150 की जो सेंटीमीटर बारिश होती थी, ये होती थी 110 दिन में, अब वो 90 दिन में होती है। नंबर ऑफ रेनी डेज कम होगी, बारिशों के दिन कम होंगे, बारिश कम नहीं भी होगी, बारिशों के दिन कम होंगे। तीसरा यह है कि एक तीसरी बहुत बड़ी बात है कि 15,000 के करीब हमारे पास ग्लेशियर्स हैं और 15,000 ग्लेशियर्स में ज्यादातर ग्लेशियर हमारे रिसीड कर रहे हैं तेजी से। कुछ छोड़ के काराकोरम एनोमली बोलते हैं, वहां कुछ एडवांस करने की प्रवृत्ति देखी गई है, उसमें बड़े शोध चल रहे हैं। लेकिन ज्यादातर 80% 90% ग्लेशियर्स रिसीड कर रहे हैं। और इससे क्या होगा? इससे एक तो हमने जब अतिवृष्टि की घटनाएं होंगी तो इसका मतलब बादल फटने जैसी घटनाएं ज्यादा बढ़ेंगी, फ्लैश फ्लड, अचानक बाढ़ आएंगी। और ग्लेशियर पिघल रहे हैं तो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया था कि ग्लेशियर लेक आउट ब्रस्ट फ्लड, जो ग्लेशियर्स में एक तो लेक बनेगी, सुपर ग्लेशियर लेक ज्यादा बनेगी। अभी पिछले दिनों आपने 1 महीने पहले 1.5 महीने पहले सुना होगा तो कुछ लड़के गए और वहां मधुमेश्वर के ऊपर उनको एक नई लेक मिल गई। अब वो कहते हैं कि हमने पहली बार ढूंढी, पहली बार बनी ही पहली बार इसलिए ढूंढी तुमने पहले, क्योंकि लेक्स बन रही है। जो पहले ग्लेशियर था, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, वहां उनके बीच में लेक्स बन रहे हैं। ये वैश्विक जो टेम्परेचर है वो नापा गया है। ये फिर अगेन ये बहुत मेजरमेंट की बात है कि इस तरह से 1880 के बाद ये टेम्परेचर बढ़ने का ट्रेंड है। और कार्बन डाइऑक्साइड इसका सबसे बड़ा कल्प्रिट, आप सभी लोग जानते हैं कि ज्यादातर लोग जानते हैं कि टेम्परेचर बढ़ने का कारण है कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर में अधिक उत्सर्जन। कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक उत्सर्जन का क्या मतलब?
कार्बन डाइऑक्साइड तो पहले से भी हम लोग सांस लेते थे, पेड़ पौधे सांस लेते थे, आग भी हम जलाते थे, जंगल भी जलते थे, तो पहले क्यों नहीं हो सकता ये कार्बन डाइऑक्साइड? तब का कार्बन डाइऑक्साइड, आपने कार्बन डाइऑक्साइड सांस से छोड़ी, आग ने जलाई, आग से जली, कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में आई, पेड़ पौधों ने भी सांस ली, वातावरण में आई। लेकिन इस बीच क्या हुआ, जो पेड़ पौधे थे उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड को शोषित किया, उससे उन्होंने खाना बनाया अपने लिए और ऑक्सीजन छोड़ा। कार्बन डाइऑक्साइड उन्होंने स्वीकृत कर दी, अपने पास जमा कर दी। कार्बन डाइऑक्साइड का एक बैलेंस था कि वो वातावरण में इतना ही रहेगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। इंडस्ट्रियल पीरियड जब आया 1850 से पहले ही, 1800 के करीब समझ लो, तो उससे क्या हुआ कि जो कोयला था जमीन का, जो पेट्रोलियम के पदार्थ थे, वो जो कि आज से करीब 200 मिलियन ईयर्स या 200 मिलियन ईयर्स से 65 मिलियन ईयर्स के बीच में जो दबे हुए थे, जो दबा हुआ था, जो कार्बन दबा हुआ था, वो अनयूटिलाइज्ड था, वो सिक्वेस्टेड था, वो फिक्स था, वो हमने निकालना शुरू कर दिया और उसको अतिरिक्त जलाने लगे। पहले पेड़ जलता था, जंगल जलता था, घास जलती थी, हम सांस लेते थे, पेड़ भी उगाते थे, उसको कंज्यूम करते थे, तो साइकिल में था, कार्बन एक्टिव साइकिल था। जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर यूज भी हो रही है, एक बैलेंस था। हम अतिरिक्त लिया है किससे, जो फॉसिल दबा हुआ था। प्रॉब्लम उससे है जो फॉसिल फ्यूल चल रहा है, उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा हो जा रही है। वो कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा क्या करेगी, एटमॉस्फेयर में सूरज की किरणों को किरण के रूप में तो आने दे रहा है। किरण आती है, पृथ्वी पर टकराती है, ताप बनती है, ताप के रूप में वो अंतरिक्ष, वो वापस नहीं जाने देता अंतरिक्ष में, वो लेयर रोक देती है। इसलिए यहां का टेम्परेचर बढ़ रहा है। ये सब मैंने, कुछ लोग अगर इस बात को इस तरह से नहीं समझ में होंगे तो मैंने लेवल के लिए नहीं बताया। अब एक दूसरी बात, एक दूसरा सड़दर्द है। दूसरा सड़दर्द यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही है कंप्लीट, लेकिन इसमें 1/3 रोल तो मीथेन गैस है। अब मीथेन गैस का रोल इतना ज्यादा है कि उसकी मारक क्षमता, अमाउंट कम है लेकिन मारक क्षमता कार्बन डाइऑक्साइड से बहुत ज्यादा है। और पर उसमें एक बात है कि 15-16 साल तक साइकिल में रहती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड की तरह स्थायी नहीं रह जाती कि आज जो बन गए वो 500 साल तक भी, 1000 साल तक भी है, ऐसा नहीं है। मीथेन 15-16 साल में साइकिल हो जाती है। लेकिन जिस तेजी से मीथेन का उत्सर्जन हो रहा है, वैज्ञानिकों ने पाया कि सन 2006 से आज तक 7% मीथेन बढ़ गई है एटमॉस्फेयर में। और कार्बन डाइऑक्साइड अगर गैस चेंबर जैसा है हमारा, तो मीथेन चेंबर में ब्लास्ट, उसमें ब्लास्ट, मीथेन इतनी घातक है टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। और ये, और दुर्भाग्य, इसकी 2-3 पहलू और है। एक तो ये पाया गया कि पिछले 2 साल में 2021 से 1921 के बीच में तो ये बहुत ज्यादा बढ़ी मीथेन, जबकि इस दौरान हमारा बाकी उत्सर्जन नहीं होता था। हमारे तो गाड़ी वो भी नहीं चले, हमारे कोविड के दौरान तो सब कुछ तो सामान्य से नीचे रहा, न तो गाड़ियां चली, न फैक्ट्री चली, न कुछ चली। इस समय तो कम होना चाहिए था, उसका उत्सर्जन ज्यादा हो रहा। तो वैज्ञानिकों ने पाया इसका कि मीथेन जमे हुए पानी, रुके हुए पानी में मीथेन उत्सर्जित होते हैं, उसमें बैक्टीरिया ऐसे पैदा होते हैं जिससे मीथेन उत्सर्जित होती है। या जो जानवर जो मूत्र विसर्जन करते हैं, जो उनका मल मूत्र होता है, काउडंग होती है, ये इन चीजों से उत्सर्जन होता है। तो गोबर गैस, वैज्ञानिकों ने ये पाया कि वैज्ञानिकों ने जो इन्फ्लुएंस है, अभी इसमें कारण पता नहीं चल रहा कि 7% सडन बूम क्यों आया। अब पिछले 2 साल में तो भयानक ही आ गई। तो उन्होंने ये पाया कि उन्होंने ये निकाला, शायद इसका कारण ये है करके कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो ट्रॉपिकल रीजन्स में बारिशों की ज्यादा तादाद होगी, उसकी वजह से पानी के ज्यादा तालाब बन गए, वेटलैंड ज्यादा डेवलप हो गया, उन वेटलैंड से ज्यादा मीथेन उत्सर्जित हो गया। यही कारण है कि मीथेन का उत्सर्जन ज्यादा हो रहा है। लेकिन एक बात और, ये
मीथेन मैंने बता दिया कि जो पिछले अभी तक जो प्री इंडस्ट्रियल पीरियड से 1850 से आज तक अगर 1.2 डिग्री टेम्परेचर लोग बोलते हैं बढ़ गया है, तो उसमें से करीब करीब 0.4 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने का श्रेय केवल मीथेन को है। और वेटलैंड अगर मीथेन की तादाद को बढ़ा रहे हैं तो आपके जो इस रीजन में जो डैम्स आ गए हैं, टीरी डैम 42 स्क्वायर किलोमीटर, इतने बड़े जो डैम्स आ गए हैं, इन्होंने कितना मीथेन उत्सर्जित। इनफैक्ट एक पेपर आया है, ये जो पेपर है वॉटसन का साइंस में ये बोल रहा है इस चीज है कि वेटलैंड बढ़ने से आया। मैंने उनको चिट्ठी लिखी, मैंने कहा है सब कुछ ठीक है, तुम्हारे इसी अंत में एक पेपर है कि जो अभी मैं बताऊंगा आगे, वो बताता है कि हाई माउंटेन एशिया में जितने 100 के करीब जितने बड़े डैम्स हैं, उनका अस्तित्व खतरे में है। वो बड़े खतरे की जद में वो खुद है और उसकी वजह से यहाँ की मानवता बहुत खतरे में है। उसके उन्होंने कई कारण बताए। तो मैंने उसको चिट्ठी लिखी, मैंने कहा एक बात बताइए, तुम कहते हैं कि डैम्स के कारण, और एक और पेपर आया जिसने अभी बताता हूं मैं उसने क्या क्या बताया, इतने बड़े पैमाने पर परिवर्तन ला रहे डैम। तो मैंने कहा तुमने इस डैम्स को क्यों नहीं छुआ भाई? तुम कह रहे हो कि वेटलैंड बढ़ गए हैं, पानी के जलाशय बढ़ गए हैं, इसकी वजह से मीथेन बढ़ रहे हैं, तो कई क्यों नहीं छुए तुमने? अभी उत्तर नहीं आया उसका। और इसकी वजह से जो टेम्परेचर बढ़ा है वो वैश्विक स्तर पर, अभी एक पेपर आया है उसने बताया है कि वैश्विक स्तर पर कहां कितने ग्लेशियर कवर कम हो गया है। हमारे हिमालय में करीब 6.9% 2000 से 2019 के बीच 6.9% ग्लेशियर कवर कम हुआ है। पिछले 20 साल में इतना कम हुआ है। हालांकि ये ग्रीनलैंड और कई अन्य जगहों से बहुत कम है। ग्रीनलैंड में आप देख रहे होंगे कि 26% है, कई जगह बहुत ही ज्यादा, बहुत ही डिजास्टर्स है। लेकिन हिमालय जैसी जगह में करीब 7% कितना है जो मैं अभी बता रहा था, 6.97% के करीब जो कम हुआ है, वो बहुत बड़ा डिजास्टर आने वाला है। अब क्या क्या डिजास्टर आने हो गए ये तो आगे आ ही जाएगा। और इसकी वजह से ये देख ही रहा है कि ग्लेशियर कैसे कवर हो रहे हैं। ये ग्लेशियर दिखता है कि ग्लेशियर पहले कहां तक था, ये पूरे छाप पहले ग्लेशियर यहां तक भरा हुआ, अब ये ग्लेशियर धीरे धीरे साफ आप ग्लेशियर रीजन में जाएंगे, आपको पता चल जाएगा ग्लेशियर कितना कम हुआ है। ये कहां कितना कम हुआ है हिमालय के ग्लेशियर, ये है, मैं ज्यादा इसमें नहीं जाऊंगा। अब इसके अलावा क्लाइमेट चेंज क्या क्या करता है, ये हमारे एक पेपर छपा था, हमने इसमें कंपाइल करने की कोशिश की। एक तो ये है जब टेम्परेचर बढ़ता है तो आज जो स्पीसीज देहरादून में रहने के लिए जो कंड्यूसिव इन्वायरमेंट उसको है, जो टेम्परेचर का एक रेंज है कि इस रेंज के बीच में एक स्पीसीज रह सकती है, अब वो टेम्परेचर तक पहुंच के मसूरी चले गए। जिस टेम्परेचर पे देहरादून की स्पीसीज आज रहने वाली थी, 10 साल बाद वो टेम्परेचर उसको मसूरी में मिलेगा। यहां तो बढ़ गया तो वो मसूरी जाएगी। मसूरी वाली कहां जाएगी? और ऊपर, मसूरी से ऊपर अगर चोटी है तो वहां जाएगी, वहां वाली और ऊपर, और मसूरी के ऊपर जो मसूरी में रहती थी और मसूरी के ऊपर चोटी ही नहीं है, वो स्पीसीज कहां जाएगी? वो स्पीसीज खत्म। इतना लीनियर रिलेशन नहीं है, लेकिन यह भी एक संभावना है, बहुत प्रोमिनेंट संभावना है। दूसरा ये अपवर्ड माइग्रेशन ऑफ स्पीसीज, मैंने बताया। टेम्पोरल शिफ्टिंग ऑफ ब्रीडिंग पीरियड, आप पशुओं में भी ये ब्रीडिंग पीरियड की बात देख सकते हैं, लेकिन मैं प्लांट्स की बात करता हूं। आप देखेंगे जिस साल ठीक ठाक बारिश हो रही है, टेम्परेचर डाउन है, जैसे 2020 में मार्च तक भी बुरांश खुला नहीं था। फुलमाई के लिए लोगों को फूल संग्राम के लिए बुरांश नहीं मिला, क्योंकि उस साल बहुत देर तक बारिश होती रही। कोविड पीरियड भी था जो कुछ बात, लेकिन उसकी वजह से नहीं हुआ। पर उस साल एक साल में अगर मौसम इस तरह से शिफ्ट करता है, उसको टेम्परेचर क्लाइमेट चेंज नहीं होती, उसको कहते हैं क्लाइमेटिक वेरिएबिलिटी। ये थोड़ा सा भिन्नता आ जाती है। तो वहां मार्च अप्रैल तक भी बुरांश फूल रहे थे, अप्रैल तक। लेकिन पिछले साल 25 दिसंबर को हमने
रुद्रानी चौरी में बुरांस खुला हुआ देखो। टेम्परेचर के कारण अगर कोई मतलब कोई मौसम का बदलाव अगर इतना स्थायी होता है तो ब्रीडिंग पीरियड इतना शिफ्ट हो जाता है। ये केवल प्लांट बुरांस की बात नहीं कर रहा हूं, ये आपकी खेती की बात भी कर रहा हूं। खेती का पकने का पीरियड कितना चेंज हो जाएगा और हमारा फसल जैसे तो मौसम के हिसाब से, बारिश के हिसाब से, इन सब की चीजों की तो कितनी बार बढ़ेगी खेती। तो क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट जो क्रॉप्स पे है, जो फार्मर्स पे है, वो कितना होगा उसका असेसमेंट करना ही एक बहुत बड़े जंबो साइंस की जरूरत है। ये सारी चीजें हैं। एक्सटिंक्शन ऑफ सम स्पीसीज, जो मैंने कहा कि कुछ स्पीसीज विलुप्त हो जाएंगी और कुछ स्पीसीज का साम्राज्य स्थापित हो जाएगा। अब कारण क्या है, लेकिन प्राइमरी एक कारण होगा कि हर तरफ चीड़ है, हर तरफ बंदर है, हर तरफ शुअर है, हर तरफ गाजर घास पार्थिनियम है, काला बासा है। ये सारी स्पीसीज की बहुतायत पिछले 3-4 दशकों में आने का क्या मतलब है, क्या क्लाइमेट चेंज भी इसका बहुत बड़ा कारण है। अध्ययन यहां भी मांगते हैं और बड़े लेवल पर अध्ययनों की जरूरत है। सबसे बड़ी बात हिमालय के लिए वैज्ञानिक कहते हैं कि व्हाइट स्पॉट ऑन द ग्लोब, व्हाइट स्पॉट एज फार एज द डाटा इज कंसर्न, डाटा के हिसाब से डाटा इनसफिशिएंट डाटा है, डाटा व्यापक क्षेत्र है, डाटा यहां एक तो इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा, दूसरा दूरता है, तीसरा अध्ययन की हमें प्रवृत्ति ही नहीं है। हम तो स्वनाम धन, हम तो उस गुब्बारे में बैठे ना, हम तो विश्वगुरु है, हमारे बारे में नॉलेज किसको है। और पेपर छाप जाता है अमेरिका वाला, पेपर छाप जाता है। हम अध्ययन जब आप मानने लग जाते हैं तब आप जानने की प्रक्रिया बंद कर देते हैं। जब आप ये मानने लगे हम बहुत बड़ी संस्कृति के ध्वजवाहक हैं तो जानने की जरूरत क्या है। इतना बड़ा गुब्बारा तो हमारे पहले ही बन गया। तो आपको हमेशा ज्ञान की उत्तरोत्तर वृद्धि आपको लघु से लघुतर महसूस करवाती है और अल्टीमेट जो ज्ञान होता है वो आपके अंदर का जीरो ईगो होता है कि मैं कुछ हूं। तो ये था बात, दूसरी तरफ चलेगी। लेकिन अध्ययन की कमी जो हमारी सबसे बड़ी है, उसकी वजह से भी डाटा डेफिसिट क्षेत्र है, यहां डाटा बहुत कम है। और इसके हम ये सारी चीजें मैंने आपने पढ़ भी ली होंगी। इसके आधार पर बिना डाटा के, बिना सफिशिएंट डाटा के, बिना ऑथेंटिक डाटा के हम बहुत बड़े बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स इंस्टॉल कर रहे हैं, उनको बना रहे हैं, उनमें हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को हम वो कर रहे हैं और ये सारी चीजें और बड़े डिजास्टर को नहीं उतार रही। मैं ये कह रहा हूं। बैठिए बिराजिए, सुनिए। ये तो बोल ही दिया हमने। अब अगर बारिशों के मिजाज में परिवर्तन की बात करें तो कुछ उदाहरण आपके सामने, आपके सराउंडिंग में, आप ही के 2010 में जून में लेह में भयानक बारिश हुई जिसकी वजह से वो वहां बहुत बड़ा डिजास्टर हुआ था, और जिसमें वो जो 3 इडियट्स वाली शूटिंग जिस स्कूल में हुई थी वो स्कूल खत्म हो गया था। 2013 में 16-17 जून मौसम आता है, मानसून आता है यहाँ 22-23 जून के बाद, तो लास्ट हफ्ते में आता देखा जाएगा, लेकिन वो शिफ्ट हो गया पहले 2014 में आपने देखा कि कश्मीर की सबसे भयानक बाढ़ आई इतिहास की, और 2013 में ऐसी आपदा हिमालय में। पिछले हमारे एक पेपर और है जिसमें हमने नदियों का अध्ययन किया है बाढ़, और उसमें हमने पाया कि 1000 साल में हमने अध्ययन किया है बाढ़ों का। इतनी भयानक बाढ़ जो 2013 में आई और एक साथ इतनी वृष्टि के साथ आई कि कहां रह गया काली और कहां रह गया सतलुज। इसके बीच की जो 13-14 नदियां हैं वो लबालब एक साथ एक ही समय में पानी से लबालब हुई। ऐसी घटना, ऐसा हो सकता है कि कभी भागीरथी में आ गई हो, कभी अलकनंदा में आ गई हो, कभी काली में आ गया हो, लेकिन एक बिल्कुल 500-700 किलोमीटर का एक क्षेत्र पूरा, इसमें एक साथ सारी नदियां लबालब हो गई है। ये अनयूजुअल फिनोमिनन है, ये भी देखने को मिलेगा और ये मिल रहा है। पिछले साल सितंबर में 2010 में उत्तराखंड में सितंबर में एक हफ्ते रोड बंद हुई थी, यहां से ऋषिकेश से श्रीनगर के बीच में।
बहुत भयानक बाढ़ आई थी सितंबर 3rd वीक। पिछले साल 3रे वीक अक्टूबर में कुमाऊं के इतिहास की, गढ़वाल के इतिहास की सबसे भयानक बारिश हुई। और इस साल भी आप देखिए सितंबर अक्टूबर में कितनी भयानक, जबकि सितंबर के 1st वीक से ऑलमोस्ट मॉनसून विदा कर जाता है, 2nd वीक में तो चलेगी। लेकिन अब आप अक्टूबर तक उसका, तो ये टेम्पोरल चेंज, बारिश, मौसम की मिजाज में शिफ्टिंग, ये दूसरी प्रवृत्ति है। और हमारे जैसे फ्रेजाइल टेरेन के लिए ये तो बहुत ही बड़ा डिजास्टर्स। यहां तो जहां मॉनसून के एक एक दिन की कैलकुलेशन फिक्स है कि मॉनसून इतने तारीख को यहां पहुंचता, इतनी तारीख को यहां पहुंचता, वहां 15-15, 20-20 दिन और एक महीने का शिफ्टिंग कितना बड़ा डिजास्टर लाता होगा। अगर मैं बहुत ज्यादा खींच रहा हूं तो मेरे को बता दीजिएगा। बहुत सुंदर, बहुत अब एक और, मैंने कहा कि ग्लेशियर पीछे की सब्रें, ग्लेशियर पांडुकेश्वर तक ग्लेशियर थे। ग्लेशियर कुछ पेपर्स में तो झाला तक, गंगोत्री में झाला तक ग्लेशियर था। लेकिन अब इस कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ते हम कि कहां तक था ग्लेशियर, लेकिन पिछले 20,000 साल में ग्लेशियर बहुत नीचे तक थे। अब ग्लेशियर लगातार तब से पीछे की सक रहे हैं। इस प्रक्रिया में ग्लेशियर से तो बर्फ माइनस हुई, लेकिन ग्लेशियर केवल बर्फ का नाम नहीं है। ग्लेशियर बर्फ, मिट्टी, पत्थर का नाम संयुक्त रूप से। बर्फ में इंबेडेड जो मिट्टी पत्थर है वो मलबा, जिसको हम मोरेन्स कहते हैं, वो मलबा छूट गया। पानी तो खिसक गया उससे पिघल के, लेकिन वो छूट गया। पूरे नदियों के किनारे, उच्च हिमालय घाटियों में जब जो पहले ग्लेशियर थे अब नदियां हैं, उनके किनारे बेतरतीब मलबा पड़ा हुआ है। ये मलबा 2013 की आपदा में केदारनाथ के ऊपर से जो मलबा आया वो यही मलबा। सारी नदियों में जो बाढ़ का कारण बना, उच्च हिमालय क्षेत्रों में आई बारिश के कारण वो मलबा मोबिलाइज हो गया। लूज है, लूज मटेरियल है, थोड़ा भी अतिवृष्टि हुई ये आएगा, ये सब जगह आता है। अब मलबा ये पड़ा हुआ है उच्च हिमालय क्षेत्रों में। अब जितने भी डैम्स बन रहे वो सारे के सारे उच्च हिमालय क्षेत्रों में प्रस्ताव होते हैं। तो तपोवन डैम वही है, ऋषिगंगा डैम वही था। सारे डैम्स पूरे हिमाचल में अब जो भी डैम्स बने, उधर की तरफ भी देखो, इधर की तरफ भी देखो, सारे के सारे डैम्स उच्च हिमालय क्षेत्रों में प्रस्तावित है। अगर ये मलबे आते हैं तो जो दो डॉक्टर साहब कह रहे थे कि 7 फरवरी 2021 की जो आपदा आई, ऋषिगंगा आपदा, झाड़ू में आई, सबसे कम जबकि बॉटम में होता पानी, उस टाइम पे आई, लेकिन थी तो प्राकृतिक घटनाएं, भले रेयर। उसको आपदा में किसने कन्वर्ट किया? 2 डैम्स ने, एक ऋषिगंगा प्रोजेक्ट और दूसरा तपोवन प्रोजेक्ट। और तपोवन प्रोजेक्ट 3 बार ऑलरेडी डैमेज हो चुका है। ऋषिगंगा प्रोजेक्ट ऑलरेडी 2 बार डैमेज हो चुका था। और मैं ये कह रहा था कि जिस दिन मुख्यमंत्री जी ने वहां जाके बोला, देखिए एक बात यह है कि मैं यहां पर जब मैं इस तरह के स्टेटमेंट देता हूं तो मैं किसी पर्टिकुलर जो सिटिंग है उसी के खिलाफ नहीं बोलता हूं, मैं ये राजनीतिक प्रवृत्तियों के खिलाफ बोलता हूं। तो इसमें ये न माना जाए कि मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी के विरोध में, ये विकास के मॉडल तो सबका एक जैसा। मुख्यमंत्री जी वहां जाके बोलते हैं, जब 200 वहां टनल में मरे हुए, उनकी लाशों का कुछ पता नहीं है, मुख्यमंत्री जी वहां जाके बोलते हैं कि इसको कुछ पर्यावरणविद इसको इस परियोजना को बंद कराने का एक बहाना ना समझे, परियोजना जाने दें। मैंने एक रिक्वेस्ट करी और मैं बहुत हम्बली मैंने ये बोला कि जितना मैं उस धौलीगंगा के मिजाज को समझाऊं, धौलीगंगा के मिजाज, धौलीगंगा उसका नाम ही धवला है। धवला मतलब हर समय उसका पानी गंदा रहता है, मटमैला रहता है, उसमें अतिरिक्त संवेदनशीलता है। और मैंने ये कहा कि आप देख लीजिएगा, आप इस तपोवन प्रोजेक्ट, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को कभी पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये लगातार डैमेज होता है। ये मेरी भविष्यवाणी एज ए भविष्य वक्ता नहीं है, यह मैं बहुत बड़ा छोटा मुंह बड़ी बात नहीं कर रहा हूं। जियोलॉजिस्ट होने के नाते, फिजिबिलिटी ऑफ हिमालय जानने के नाते मैं जानता हूं कि आप ये पूरा नहीं कर पाएंगे। 3-4 साल में इतने भयंकर कुछ पहले में आता रहेगा, 3-4 बार ऑलरेडी डैमेज हो चुका है। तो ये जो लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल है,
मलबा है, ये लगातार थोड़ी भी बारिश, और मैंने कहा कि बारिश की सिस्टम नॉर्थ की तरफ हो रही है। उच्च हिमालय क्षेत्रों में पहले भयानक बारिशें नहीं होती थी, वहां छोटी छोटी बूंदों पे बारिश होती थी, झुमझुमी बारिश होती थी। अब वहां बारिशों की बूंदें बड़ी होने लगी। लोग इस पे भी लोगों का, वैज्ञानिकों का वो आया है, रिसर्च आई है। वैज्ञानिक कहते हैं अब जो कंडेंसेशन की हाइट है ग्लोबल वार्मिंग के कारण, अगर कंडेंसेशन बारिश को बूंद में कन्वर्ट होने का जो हाइट थी वो पहले x थी तो x+2 हो गई या ऊपर बढ़ गई, क्योंकि वो टेम्परेचर वहां पे नहीं मिल पा रहा। इसीलिए अब उच्च हिमालय क्षेत्रों में जहां पहले बहुत तेज बारिश नहीं होती थी, अब तेज बारिश होने लग गई। मतलब उच्च हिमालय क्षेत्रों में बारिश तेज हो रही है, वहां जो लूज मटेरियल, जो वैलीज में जो ग्लेशियर्स का पुराना छोड़ा हुआ मटेरियल वहां है, और तेज बारिश के कारण वो नीचे मोबिलाइज होगा और नीचे के डैमों को तहस नहस करेगा। इसलिए अभी एक पेपर आया साइंस में, नेचर जियोसाइंस, ये हमने भी एक स्टडी करी थी। हमने कहा था कि कहां कहां कितना कितना मटेरियल, अभी जो लूज मटेरियल है वो जमा है, ये लोग हमने देखा था। तो उन्होंने ये कहा कि ये मलबा जो है, अभी एक पेपर है, आगे मैं बताऊंगा इसको, अभी ये दूसरा पेपर है, लेकिन जो मलबा है उच्च हिमालय क्षेत्रों से ज्यादा मोबिलाइज हो रहा है और बारिशें ज्यादा हो रही है, उसके कारण डैम्स को प्रभावित कर रहा है। डैम्स के कारण मलबे के जो प्रवाह है वो किस तरह से प्रभावित हो रहा है, ये एक पेपर आया है साइंस में। इसने बताया है कि दो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा डैम्स बन गए हैं। ओवरऑल ह्यूमन एक्टिविटी के कारण इरोजन रेट बढ़ गया है, बारिशों के प्रभाव के कारण और अन्य चीजों के कारण बारिशों के प्रभाव बढ़ गया है। सदर्न हेमिस्फीयर में, दक्षिणी गोलार्ध में समंदर में जाने वाला सेडिमेंट्स की मात्रा में बहुत ज्यादा उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, और उत्तरी गोलार्ध में जहां डैम्स हैं उनकी वजह से जो समंदर में जाने वाला जो मलबा है उसकी मात्रा में उल्लेखनीय कमी आ गई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो गया कि रिवर कनेक्शन है, जो डिफरेंट टेरेन से जो रिवर कनेक्शन है, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टू द बॉटम, वहां रिवर का कनेक्शन पूरी तरह से इंटर हुआ है, बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। और ये केवल मलबे की एक्वेटिक फौना वो प्रभावित हो गया। कई स्पीसीज ब्रीडिंग के लिए अप स्ट्रीम में जाती है, कई मछलियां जाती हैं, डैम ने रोक दिया, अब वो ऊपर कहां जाएंगे, अब अंडे कहां देंगी? वो छोटे नदी गाड़ों में अंडे कहां दोगे? तो इस तरह से क्या हो जाएगा कि कई स्पीसीज के लिए बहुत बुरी तरह से और कई रूप से ये बाधित हो रहा है। ये कई रूप, फर्टिलिटी हो सकता है कि आज से 50 साल बाद जो गंगा यमुना का मैदान है उसकी फर्टिलिटी पे असर पड़े, जो सॉइल फर्टिलिटी है उस पर असर पड़े, कई तरह से, कई तरह से। एक और है डैम, ये हमारा पेपर बहुत चर्चित पेपर हुआ। टिहरी डैम के कारण जो 260.5 मीटर जो डैम है, इस डैम के कारण जो जलाशय बना है उसकी वजह से जो चारों तरफ के जो उसके पीक्स हैं, अगर पानी का जलाशय भरता माने भार बढ़ता है तो ये पीक्स नजदीक आ रही है, और जैसे ही पानी खाली होता है ये अपनी जगह जा रही है। तो जैसा साल में 2 बार पूरा टेरेन सांस जैसे ले रहे हैं। अब ये हाथ जैसी बात तो है नहीं, या कागज जैसी बात तो है नहीं। अगर धरातल पर इस तरह की हलचल पानी भरने और खाली होने से आ रहा है, इसका मतलब कई दरारें हैं जिनके अलोंग टेरेन सक्रिय हो रहे हैं। और इस बात के पूरे विश्व में उदाहरण मिलते हैं कि रिजर्वायर इंड्यूस्ड सेस्मिसिटी के बड़े उदाहरण होते हैं। कोयना डैम, हमारा जो कोयना डैम है उसमें इस बात का उदाहरण है। तो इससे सेस्मिसिटी इंड्यूस होगी, इसके अतिरिक्त इससे भूकंपों की हलचल बढ़ेगी, इस बात की पर्याप्त संभावना है। स्टडीज की जरूरत है, हम कह नहीं रहे, पर ये तो यही बता रहे, अध्ययन नहीं हुआ। इसके अलावा हमने जो और पेपर जो हमने इसमें हमने डैम्स की और स्टडी करी कि क्या टिहरी डैम से कुछ सबक लिया गया है। पंचेश्वर डैम जो प्रपोज डैम है टिहरी डैम से भी बहुत बड़ा डैम है, उस डैम के आप डीपीआर देखो,
ये इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट देखोगे, डीपीआर देखोगे, इतनी सतही कि आप सिर पकड़ेंगे कि मतलब इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए डीपीआर जो तैयार की जा रही है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट किया जा रहा है, उसमें इतने बेसिक चीजों का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। आप देखेंगे जैसे सपोज एक चीज है उदबिलाव। अब उदबिलाव, पर्टिकुलर उदबिलाव का सबसे प्रिय भोजन कोई पर्टिकुलर मछली है। आप वहां कहेंगे वहां उदबिलाव है, उसमें लिखा हुआ है, और वो मछली नहीं पाई जाती। मतलब इतना सतही ज्ञान के साथ इस तरह से तैयार किया गया है, हर जगह ऐसे किया जाता है। एक दूसरा एग्जांपल मैं अभी सड़क का दूंगा। इन सब में हमने ये आगाह किया है बार बार। मतलब लोग कहते हैं कि वैज्ञानिक कुछ नहीं कहते, जब हो जाता है हमको तो ये बार बार बोला जाता है कि जब आपदा हो जाती है तो तुम टीवी पे बैठ जाते हो और तुम्हारी रोटी सीख जाती है और तुम्हारी दुकान चल जाती है। आपदा में अवसर वाली बात हम नहीं करते भाई ऐसा। हमने पहले बराबर आगाह करते हैं ये, और ये बात ये पब्लिक डोमेन में, अरे इन पेपर्स को हम भेजते भी है। लेकिन अगर इन पेपर से कमाई के जरिए असर पड़ रहा हो तो कौन देखेगा इन पेपर से? देखे कि उसके बाद क्या क्या प्रभाव पड़ा। हमने देखा कि दोनों तरफ के स्लोप्स, उसके बाद जो फ्लक्चुएशन आता है पानी के लेवल पे, उसकी वजह से बहुत ऊपर तक दरारें, कई गांवों में दरारें हैं, कई तरह से गांवों में बहुत बड़ी विकृतियां हैं, वाटर टेबल पे बहुत बड़ी विकृतियां हैं, दरारें, वहां हाइड्रोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ गया है, ये सारी चीजें हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, मेरे को अगर लेट ज्यादा हो जाएगा तो मैं बहुत शॉर्ट कर दूंगा। डैम्स के बारे में ये चीजें हैं कि बहुत कम डाटाबेस, मैंने बोला अनक्लियर रूल्स भी बहुत क्लियर नहीं है, जो रूल्स हैं उनका बहुत बड़े पैमाने पर वायलेशन होता है। हमने देखा श्रीनगर डैम वाले में, श्रीनगर रोड, वो रोड हाईवे, उस पे एक साल में कम से कम 10,000 वीआईपी जाते होंगे, और उसके सामने दिख रहा है कि डैम वाला सीधे नदी में मक डाल रहा है, मलवा डाल रहा है, जो कि बिल्कुल ही रूल्स के अगेंस्ट था। उसका वायलेशन में नतीजा ये हुआ कि गढ़वाल विश्वविद्यालय का जो इसके बगल पे, इस फील्ड के बगल पे वो था, डंप कर रखा था उन्होंने, पानी आया, उसने अपने साथ उठाया, पानी का वॉल्यूम बढ़ गया, आकार बढ़ गया, उसके यहाँ का तो उखाड़ा नहीं उखाड़ा, उसकी वजह से जो इसके श्रीनगर के डाउन स्ट्रीम में, श्रीनगर के जो नीचे के क्षेत्र है वहां पूरा बिछ गया ये मलबा, और उसमें भी डैम, और जो एचपीसी कमेटी, जो हाई पावर कमेटी बनी, फिर डैम्स का प्रभाव 2013 की आपदा के लिए डैम्स के प्रभाव पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर रवि चोपड़ा कमेटी बनी। उसने ये पाया कि डैम्स के कारण मैग्नीफाई हुई है, एग्रीवेट हुई है अब, और ये एक जगह नहीं हुआ, हर जगह ये देखा गया कि जस्ट डैम्स के नीचे डिजास्टर ज्यादा हुआ। ये विष्णुप्रिया के केस में देखा गया, यहाँ केस में देखा, कुंड में देखा गया, सारे डैम्स में देखा गया। ये पाया, ये मना कर रहे थे, तो साइंटिफिक डाटा के आधार पर तब डैम वाले ने कबूल किया। इसके आधार पर श्रीनगर को 1 करोड़ समथिंग या कुछ उन लोगों को मुआवजा दिया जो शिफ्ट के कारण उनके यहाँ पानी भरा, वो भरा। विज्ञान अगर सही तरीके से यूज हो तो हो सकता है, और विज्ञान की ऐसा नहीं है कि वैज्ञानिक लोग अल्टरनेट, जैसे डॉक्टर कह रहे थे कि हम बोलते हैं सब गलत हो रहा है, लेकिन विज्ञान रास्ता भी सुझाता है, लेकिन उस रास्ते को पकड़ने के लिए शॉर्टकट नहीं होता ना। ये सारी चीजें इसमें है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि डैम तुम बना रहे हो, और हमारे पास वार्निंग सिस्टम ये है, सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नदी किनारे न जाएं क्योंकि कभी भी पानी बढ़ सकता है। और हालत यह है कि जब डाटा आपके पास नहीं है और आप डैम इंस्टॉल कर देते हैं, तो फिर क्या होता है कि पांडुकेश्वर के लोग, जब डैम है, उस डैम के नीचे पानी की बूंद नहीं आती, तो जब पांडुकेश्वर और इस एरिया के डाउन स्ट्रीम के लोग, जो बस्तियां हैं, वहां अगर किसी की मृत्यु होती है तो डैम वालों को हाथ जोड़ने जाते हैं कि हम आज अपने मुर्दे की गति करेंगे, वहां नहाएंगे, थोड़ा पानी छोड़ेंगे। श्रीनगर में झाड़ू में पानी, नदी ऐसे दिखती है जैसे निरीह या कोई गहरा हो, बिल्कुल ही पानी नहीं छोड़ता, रात को तो बिल्कुल ही बंद कर देता है। डाटा नहीं है, आपने बड़े इंस्टॉल कर दिए। आपको मिनिमम डिस्चार्ज पे कोई भी डिजाइन करना चाहिए था, हाइड्रो नहीं सर। टीर डैम कितना उपजा रहा है? मुझे नहीं लगता 400 मेगावाट से ज्यादा अभी पहुंचा है, कभी भी प्रोडक्शन हो रहा है। और दूसरी बात यह है
कि आप कहते हैं कि देश के विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए डैम जरूरी है, नेता भी पहुंच जाते, ठेकेदार भी पहुंच जाते, जनता, कुछ जनता भी उनके साथ हो जाती है। आप एक बात बताइए, एक डैम का जो उत्तराखंड का हिस्सा वो मिला हो तो बताइए। श्रीनगर वाला नहीं दे रहा, टी डैम वाला नहीं दे रहा, अभी तक उत्तराखंड का हिस्सा अभी तक नहीं दिया। हम खाली डूबने के लिए, ये विकास किसके लिए? विकास किसके लिए? क्या वहां जनता नहीं, वो जनता नहीं है क्या? उनके लिए नहीं है, वो द्वैत दर्जे के हैं। आपको दिल्ली को पानी चाहिए, आपने टेढ़ डैम बना दिया। अब वहां पे तो लोग रहते थे, उनका भी कुछ सोचिए, कमी से ही, लेकिन रहते तो थे। दूसरा, ये सड़क वाला जो लोचा है, ये बहुत ही खतरनाक लोचा है। सन 2000 में हमारे पास थी करीब 8000 किलोमीटर सड़क में, बार बार ये आंकड़ा दिया। आज ये करीब 40-45 हजार किलोमीटर सड़क बन गई। 1 किलोमीटर सड़क बनाने में 20 से 60 हजार घन मीटर मलबा पैदा होता है। इस तरह से हमने करीब 300 करोड़ घन मीटर मलबा अकेला सड़कों से हमने पैदा किया। और हमारे उत्तराखंड की जो सड़कें बनती हैं, विश्व के सबसे पुरातन टेक्नोलॉजी से बनती है। सारा मलबा उखाड़ा, जेसीबी ने उखाड़ा और नीचे तो हमारे यहाँ, मैंने देखा, मैं जियोलॉजिस्ट भी रहा हूं, इंजीनियर साहब यहाँ हैं, मैं जियोलॉजिस्ट भी रहा हूं पिटोडी वालों का। मैंने देखा वो रोड कैसे बनाते हैं। वो जब रोड की बाढ़ आ गई उत्तराखंड बनने के बाद, रोड हर प्रोजेक्ट सैंक्शन हो रहा। एनटी तिवारी जी के जमाने में तो किसी भी कागज पर रोड सैंक्शन हो जाती थी, और इंजीनियर्स के पास इतना टाइम था नहीं। वो क्या करते थे, वहां के जो बेलदार हैं, डेलीवेरीज हैं, उनको बोलते थे यार अलाइनमेंट तुम देखो। वो लोकल आदमी होता था, डिस्प्यूट भी सुधार देता था। एक छोटे छोटे मार्क लगा के उसने रोड का एक सिग्नल वो बनाया और एक काम तैयार किया। अब रोड बनते शुरू होती है, टेंडर हो गया, रोड बननी शुरू होती है, और तब आता है जेसीबी का ड्राइवर। जेसीबी का ड्राइवर वहां से रोड ले जाता है जहां सहूलियत, जहां हार्ड रॉक है वहां से खट नीचे, और फिर वहां असली अलाइनमेंट तय करता था जेसीबी का ड्राइवर। सबसे बड़ा इंजीनियर रोड बनाने में जेसीबी का ड्राइवर। और इस तरह से आपने करीब 40,000 किलोमीटर सड़क बना दी। 1-to-1 मैच करता है 2000 के बाद 2022 के बीच में जो फ्लैश फ्लड, अचानक बाढ़ के कारण जो त्रासदियों में जो वृद्धि हुई है, 1-to-1 मैच करता है। उसमें इस मलबे का, डैम्स का मलबा, इसका मलबे का, सड़कों के मलबे का बहुत बड़ा रोल है। और कितनी बार इंडस्ट्री को नुकसान किया होगा इन सड़कों ने, कौन इसका असेसमेंट करेगा, कौन इसकी फंडिंग करेगा, इसका और इरिवर्सिबल डैमेज है जो हम डैमेज कर चुके हैं 20-22 साल में। पूरा जोशीमठ नीचे आ रहा है, जोशीमठ से लेकर मनाली के बीच में कम से कम 20 जगह पे पूरा का पूरा पहाड़ नीचे आ रहा है, उर्गम वैली नीचे आ रहा है, भटवाड़ी नीचे आ गया आपका उत्तरकाशी में। इस तरह के इरिवर्सिबल डैमेज हो गए हैं पहाड़ों में, कौन सोचेगा? विकास बहुत जरूरी है। हम आदम युग में नहीं जी सकते, हमको भी बिजली चाहिए, पानी चाहिए, अच्छी सड़कें चाहिए, पर सड़क बनाने का तरीका यही है। और जगह पे तो बनी है सड़कें, ये सारी चीजें कौन देखेगा? राजनीति को इससे मतलब है नहीं। जन सामान्य के यहाँ सड़क पहुंच गई है, उसने देखा ही नहीं कि आज कल उन्हीं के मकान नीचे आ रहे हैं, पर आज हमारे गांव में सड़क पहुंच गई। और प्राथमिकता इस बात में भी नहीं है कि जनता की मांग है, प्राथमिकता इस बात में भी होती है कि सचिवालय में एक बाबूजी है, उनका मकान है 1.5 किलोमीटर दूर, सड़क वहां पहुंचाने। प्राथमिकता सड़कों की इस तरह से भी तय हुई है और बहुतायत में हुई है। मंत्री जी की जमीन है ऊपर, हाँ, ये सारी चीजें। तो ये सड़कों का मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा। देखो फिर क्या हुआ कि कलेश्वर नासूर था, करोड़ों रुपए इसको ठीक करने में वो हुआ, अब इन्होंने अलाइनमेंट दूसरी तरफ कर दिया। यकीन मानिए ये उससे ज्यादा डिजास्टर। समझ गए। ये हमने ये पेपर लिखा था, हमने कहा था कि वायबल सड़कें कैसे बन। अच्छा एक बात और है, आपने कहा कि 12 मीटर सड़कें चाहिए, आर्गुमेंट है आपका, और आप क्यों चाहिए कि आपको अतिरिक्त ट्रैफिक पहाड़ों में ले जाना है। 20 से 30 हजार गाड़ियां पर डे के हिसाब से आपने प्रोजेक्ट डिजाइन किया, मान लें कई चीजें हुई इसमें, एचपीसी ने बहुत आर्गुमेंट दिए, सब कुछ। अब एक बात बताइए, उस ट्रैफिक को टिकाऊ के साथ पहाड़ों में एक टाउनशिप या एक जगह ऐसी है जहां 2500 या 2000 गाड़ियां एक बार में खड़ी कर सको, 1000 ही कर सको, 500 ही गाड़ियां खड़ी कर सको, है कहीं पर? इतना ट्रैफिक लेके जाओगे कहां? ट्रेन टिकाओगे तो उसको। अब जब ये प्रश्न पूछा गया उससे मैं कुछ नहीं बोला। अब बोल रहे हैं हम सुरंग बनाएंगे पार्किंग की, सुरंग बनेगा, ये सारी चीजें हैं। अब एक
केदारनाथ ये बहुत लोगों ने बहुत बार सुन लिया, इस पे बहुत ज्यादा नहीं बोलो, मैं हमारे पर्चे इस पे आए थे। अब मैं ये कहना चाहता हूँ केदारनाथ में जो हुआ ये रामबाड़ा था जो अब नहीं है इधर वाला। आप देखिए दूर से देखिए ये फोटोग्राफ, ये ऐसा नहीं लगता ये गदरे का ट्रैक हो रहा है सीधा नेत्रट। तो पहले ये पहले चैनल था और सबसे पहले गढ़वाल मंडल विकास निगम ने बनाया। तो सबसे इनक्रोचमेंट करने वाली सबसे पहली सरकार, अतः उसके देखे देखे पूरे टाउनशिप हो गया तो पूरा स्क्रैप हो गया। एसएसबी में 1970 के फ्लड प्लान में बना दिया उन्होंने ट्रेनिंग सेंटर कि ये गुमत जो था 1970 के फ्लड प्लान था ये, उसमें बना दिया, 2013 में ढह गया। So who is the culprit? Primarily the main culprit is government itself। आपकी विधानसभा रिस्पना के उसमें है, फ्लड प्लान पे है, उसमें चैनल पे, तो आप दूसरी बात क्या करोगे? ये तमाम चीजें हैं कि असंवेदनशीलता का पूरा उत्तराखंड में दो चीजें हैं। एक जो समर्थ है उनमें असंवेदनशीलता, और जो कुछ करने की स्थिति में नहीं है वो आंदोलन। अब आंदोलनों का भी इतना ज्यादा, सॉरी मैं दूसरी बात कर रहा हूं, छोटी छोटी चीजों के लिए आंदोलन हो रहे हैं, उसकी वजह से आंदोलन की तासीर कमजोर होगी, उनके प्रति संवेदनशीलता, उनके खिलाफ उन्होंने रेजिस्टेंस डेवलप कर। अब कुछ भी करो तुम कोई फर्क नहीं पड़े। क्या होता था, कोई भूख हड़ताल पे बैठ गया, शासन हिल जाता था भैया। अब रोज बैठ रहे होता रहता है, ये सब चीजें होती है, किराए के बैठ रहे हैं। हाँ, तो ये आंदोलन बाद बहुत खतरनाक हो गया है। आंदोलन एक बात है, मुद्दों पे कुछ लोग केवल जन के मुद्दों पे सड़कों पे हैं, और कुछ लोग छोटे छोटे स्वार्थों के लिए सड़कों पे। अब डिफरेंशिएशन हो ही नहीं पा रहा, धीरे धीरे असंवेदनशीलता जैसे होता ना कि वो जो कोविड का वायरस था वो रेजिस्टेंस डेवलप कर देता है, वैसे ही ये वायरस भी रेजिस्टेंस डेवलप कर देते हैं। उसके बाद आंदोलन का फर्क नहीं पड़ता। आंदोलन जैसे पवित्र हथियार को एक हथियार से अगर काट दे, अबे ठीक है, जहां पे पेड़ झाड़ है वहां पे काटो ना उसको। तुमने हर जगह हथियार चलाया, अब उसकी वजह से इतना खुंडा हो गया कि अब वो खुंड काम ही नहीं करता, कुछ नहीं पड़ रहा। आप देखे ना, बहुत अच्छी बात आप देखे पांडु वहां क्या करते हैं, हेलंग में बेचारी उस महिला को, जिस दिन आप मतलब बेशरम प्रदेश हमारा, जिस दिन आप हरियाली हरियाला मना रहे हो, उसी दिन उस महिला से घास छीना जा रहा है, महिला से इतनी और कुछ नहीं हो रहा। शासन में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो डीएम आज तक मतलब जो डिपेंड कर रहा था थाने ले लेना, अब थाने लेके बच्चा, छोटा बच्चा, उसको भी थाने लेके, अब कुछ नहीं हो रहा है। ये एक जगह की बात है, एक सरकार की बात है, मैं प्रवृत्तियों की बात कर रहा हूं कि ये जो असंवेदनशीलता और इंडिफरेंस जो सत्ताओं में आ गया है, इसके लिए हम लोग भी जिम्मेदार हैं। हम आंदोलन के जो औजार हैं, आंदोलन के जो तंत्र हैं, उनको हमको सोच समझ कर यूज करना पड़ेगा। हम लोग ही जिम्मेदार हैं, हम लोग भी नहीं, बिल्कुल सही, हम लोग ही जिम्मेदार। तो अब ये देखिए ना, ये पांडु के सरकार वो जो ये वो है ये गुरुद्वारा, अब बिल्कुल रोड रिवर पे तो तुमने बना रखा है, नदी के अंदर ही। तो ये सारी चीजें, ये डैम्स भी ज्यादा ऋषिगंगा वाला भी हो ही गया। एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा आपको, जिसमें मैं 1893 में चमोली से 4 किलोमीटर आगे एक जगह है बिरही, बिरही के से में एक नदी आती है जो कि अलकनंदा के लेफ्ट से आती है। उस नदी के ऊपर एक जगह है गोना, वहां पे एक बहुत बड़ा लैंडस्लाइड है, 300 मीटर का डैम बना, पूरी रिवर डूबा। 1851-52 में टेलीफोन टेलीग्राम 1851 के टेलीफोन, वो जो वायसराय था उसको सूचना पहुंची, भारत का जो वायसराय था उसने ब्रिटेन से महारानी से जो भी वहां पर सत्ता में रहा होगा उससे उसने परमिशन ली। वहां पे उसने एक तंत्र स्थापित किया और पीडब्ल्यूडी का डिवीजन था रायवाला में, और कैप्टन वुडफोर्ड करके एक वहां एक्सक्लूडिव इंजीनियर था। उसने वहां से पेड़ों पर ठोक ठोक के तार बिछाए टेलीफोन की, और वहां तक
कहा गोणा उस लेक में, जहां अब पहुंचे वहां रोड, वहां आप बिरई से और वहां गोणा तक जाते जाते आपके घुटने छिल जाएंगे, 2 दिन लग जाएंगे आप। और इतना भयानक वैली है वो, इतनी नैरो वैली है, बहुत ही खतरनाक वैली। वहां तक बिछाया, वहां बंगला बनाया, वहां टेम्परेरी वो बनाया, हट बनाया और मॉनिटरिंग करी गई। और एक एक घंटे में वहां से टेलीग्राम किया जाता था जो डिकोड होता था शिमला में, और उसके आधार पर मार्च 1994 में पहले फोरकास्ट आई कि ये जुलाई अगस्त के करीब फट जाएगा, और फिर बाद में अगस्त के तीसरे हफ्ते में फट जाएगा। ये जुलाई में करेक्शन किया गया और 26 या 27 अगस्त को वो लेक फटी। और उस जमाने में पूरी वैली में कितने रहे होंगे, 2-3 पटवारी रहे होंगे, कहां रह गया नीति, कहां रह गया माणा। तो इतने, तो उन पटवारियों के माध्यम से लोगों को सूचित किया गया होगा कि आप वैली छोड़ दो। और आपको पता है कि उस इतनी बड़ी बाढ़ आई जब वो डैम टूटा कि उससे रुड़की नहर पूरी उसकी चौक हो गई थी, श्रीनगर खत्म हो गया, नीचे का जो ओरिजिनल श्रीनगर था जो राजधानी जहां थी वो खत्म हो गया, रूपया खत्म कर, नीचे वाला पोर्शन पलटा खत्म हो गया, चमोली खत्म, कई जगह खत्म। और जो रिपोर्टेड डेथ थी वो एक बाबा श्रीनगर में, वो उसने रिफ्यूज किया था, कहीं नहीं जाऊंगा। और जब बाढ़ आ गई तो आम के पेड़ में चढ़ा और आम का पेड़ ही उखड़ गया। तो एक रिपोर्टेड डेथ उस जगह डिजास्टर में 1893 में हुआ। और वो पार्शियल टूटी थी, वो लेक पूरी नहीं टूटी थी। उसके बाद वो 1900 ये पूरी वैली श्रीनगर वैली तक, और वो 1894 में पार्शियली टूटे था, वो लेक थी, उसमें बोटिंग होती थी उसके बाद। और 2 हिमालय के बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए जो स्वीडिश थे, और उनका नाम था प्रोफेसर हेम एंड प्रोफेसर गांसर। प्रोफेसर गांसर की 2 साल पहले मृत्यु हुई, उनका स्टूडेंट था, और 5-7 साल पहले प्रोफेसर हेम की मृत्यु हुई। उनका सेंट्रल हिमालय, जियोलॉजी ऑफ सेंट्रल हिमालय, उनका एक मोनोग्राफ है दोनों का, और वो अभी तक मास्टरपीस है। ये एमसीटी एमबीटी भाई साहब उसी से है, और उसको कोई चेंज नहीं कर पाया। और वो 1930 में उस लेक में है वहां पे, क्योंकि 1939 में वो किताब आई, तो 1935 तक उन्होंने पूरी यात्रा कर दी थी। और तब, और 1970 में वो ये लेक जो थी वो 1970 में टूटी। ये 1893 का लेक वो पीछे दिख रहा है, और 1970 का ये फ्लड प्लेन ये दिख रहा है। और अब वहां पर ऐसा है, और 2008 में ऐसा था, आज की तारीख में ऐसा है। तो इतनी तेजी से हिमालय के मिजाज, वहीं पे जहां पे इतना बड़ा, जहां पे 300 मीटर की लेक बनी थी, वहां पे ये सोल्यूशंस है कि कुछ होना ये चाहिए कि पहाड़ के लिए अलग से ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी, कैरिंग कैपेसिटी डिसाइड। किसी टेरेन की संवेदनशील पहाड़ में तुम दूसरा दिल्ली नहीं बता सकते हो भाई। आप देखिए टाइम बम बन गए हैं हर पहाड़ी क्लस्टर, एक तो माइग्रेशन ज्यादा बढ़ गया, कुछ देहरादून आ गए हैं, कुछ जो है वो पहाड़ी श्रीनगर गोपेश्वर यहाँ पहुंच गए हैं, जहां ड्रेनेज है, जोशीमठ नीचे आ रहा है, गोपेश्वर के ऐसी स्थिति है, भटवाड़ी आपने देख ही लिया, आपने उत्तरकाशी के हाथ देख ही लिए हैं। आपको कैरिंग कैपेसिटी डिसाइड करनी पड़ेगी। आप बद्रीनाथ और केदारनाथ के मास्टर प्लान तो बना सकते हैं, उसकी संवेदनशीलता को आपने नहीं देखा है। महाराज आज आप खुश हो सकते हैं कि आप बहुत जल्दी बद्रीनाथ पहुंचते हैं, केदारनाथ पहुंचते हैं, किसी दिन आपको पछताना पड़ेगा। धन्यवाद।